हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में, यानी समाजशास्त्र से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो विगत वर्षों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अपने नोटबुक्स में ज़रूर नोट करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम टोटल 32 कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो इस ईयर यानी 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा जिससे उन्हें भी एग्जाम्स में हेल्प हो सके। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न यानी पिछले कई सालों में जो पूछे जा चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अवरुद्ध समाज का उदाहरण है, यानी रुके हुए समाज का उदाहरण। अवरुद्ध का मतलब होता है रुकावट या फिर रोकना। तो एक ऐसा समाज जिसमें लोग रूढ़िवादी हो, ऐसा समाज जिसमें अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध हो, ऐसा समाज जिसमें लोग निरक्षर हो, या फिर ऐसा समाज जिसमें लोग गरीब हो। तो इनमें से कौन रुके हुए समाज का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी ऐसा समाज जहाँ के लोग गरीब हों। तो गरीब है इसका मतलब ये है कि वहाँ का विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि समाज अवरुद्ध हो गया है। दूसरा प्रश्न, समाज नीति की सहायता से एक शिक्षक को यह पता लगता है कि उसकी कक्षा में गुट, समूह, तारक, अन्योन्य तथा विलग है। विलग कौन होता है? समाज नीति एक विधि होती है, इसके द्वारा शिक्षक ये पता लगाता है कि शिक्षा में जो भी समूह है, जो भी लोग हैं, उनमें विलग कौन है या विलग क्या होता है। पहला है जिससे अधिक संख्यक सहपाठी पसंद करते हैं, वह जिससे कोई सहपाठी पसंद नहीं करता, वह जिससे कोई पसंद नहीं करता, ना ही वह किसी को पसंद करता है, वह जो किसी को पसंद करता है तथा वह दूसरों से भी उससे पारस्परिक रूप में पसंद करता है। इसका मतलब है कि विलग का मतलब है जो सब में अलग है, सबसे अलग है। तो इसका उत्तर है सी, वो जिसे कोई पसंद नहीं करता और ना वह किसी को पसंद करता, ऐसे लोगों को सब लोगों से अलग कहा जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण के लिए भारत में निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? समाज का जो स्थिरीकरण हो रहा है इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? पहला गरीबी, दूसरा वर्ग व्यवस्था, तीसरा निरक्षरता और चौथा सामाजिक आर्थिक दर्जा। तो इसका सही उत्तर है वर्ग व्यवस्था, यानी जो भी कैटेगरी में अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर अपर क्लास, तो इस तरह के जो वर्ग में समाज को डिवाइड कर दिया गया है गरीब अमीरी में, तो जो भी समाज का स्थिरीकरण हो गया है उसका मेन कारण, मेन जिम्मेदार यही है, ये क्लास यानी ये वर्ग व्यवस्था है। निम्नलिखित में किसने प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन माना जाता है? यानी प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन यानी जो निरंतर बिना रुके जिनका विकास हो रहा है, परिवर्तित हो रहे हैं, तो उन्हें प्रगतिशील कहा जाता है। प्रगतिशील का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट चलता रहे, जिसकी गति में कोई भी रुकावट ना है, जिसकी गति ज़रा भी नहीं रुकती। तो इसका उदाहरण है, पहला घर तथा विद्यालय द्वारा लगाए गए परिवर्तन, दूसरा प्राकृतिक आपदा द्वारा उत्पन्न परिवर्तन, तीसरा सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए गए परिवर्तन और चौथा युद्धों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन। तो इससे संबंधित ये कोट है, यानी ए पहला और दूसरा, या फिर पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर दूसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर है पहला और तीसरा, यानी बी, मतलब पहला घर तथा विद्यालय द्वारा लगाए गए परिवर्तन और तीसरा सामाजिक संगठनों द्वारा लाए गए परिवर्तन। इन दोनों के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तनशील प्रगतिशील होता है। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक पिछड़ापन को प्रत्यक्षता प्रभावित करता है? पहला सांस्कृतिक पिछड़ापन को, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो भी हमारी विरासत है, उसके जो रूढ़िवादिता है उसको कौन ज़्यादा प्रभावित करता है? तो इसका उदाहरण है, पहला सामाजिक परिवर्तन मंद गति से हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन सामंजस्यपूर्ण गति से हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन नियमित धीरे गति से हो रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक परिवर्तन नियमित गति से धीरे की गति से हो रहे हैं। इसका मतलब है सी, सामाजिक परिवर्तन जब धीरे धीरे होगा तो इससे समाज की रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन जो होते हैं उन्हें प्रत्यक्षता ये प्रभावित करते हैं। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में नरजातीय अध्ययन की विशेषता किसमें है? पहला, अति नज़दीकी अंतर्वैयक्तिक सूचना एकत्र करना, क्षेत्र से प्रचुर सूचना एकत्रित करना, भागग्राही प्रक्षेपण करना, वार्तालाप तथा भागग्राही प्रक्षेपण करना।
तो जो भी नृ जाति होती है उनकी विशेषता क्या है, ये भागग्राही प्रक्षेपण, ये इनके अध्ययन की विशेषता है, वो प्रक्षेपण विधि को अपनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का प्रबल अवरोधक है? पहला, व्यवसाय, वेतन और आय के अन्य स्रोत, जाति विभेदीकरण, राष्ट्रीय भाषाओं का अज्ञान। यानी भारत में जो भी गतिशीलता हो रही है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता हो रही है, उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा हो रही है, तो उसके कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है जाति विभेदीकरण। जो भी अलग अलग लोगों को अलग अलग कास्ट में कहा जाता है, ये इस जाति के, ये उस जाति के, ये उच्च जाति के, ये निम्न जाति के, तो जाति जो विभेदीकरण होता है उससे भारत के विकास की गतिशीलता में प्रभावित हो रही है, उससे विकास की गति में अवरोधक पैदा हो रहे हैं जाति विभेदीकरण, जिसके कारण समाज उस तरह से गति नहीं कर पा रहा है। समाजीकरण से क्या अभिप्राय? मतलब समाजीकरण क्या होता है? समाज सेवा में सहभागिता, ग्रामीण समाज को ये सिखाना कि उनके घर व सड़कें पैसे कैसे साफ सुथरी रखें, समाज के सदस्यों के बीच चलती अंतर्क्रिया प्रक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण करना, बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए सामाजिक संगठनों के द्वारा अशिक्षिता ग्रामीण समुदायों पर पड़ता प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है सी, समाज के सदस्यों के बीच चलती अंतर्क्रिया की प्रक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण करना ही सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या होता है कि बालक को या व्यक्ति को उस योग्य बना सके कि वो अपने साथ साथ समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभा सके, अपने समाज में रहने वाले लोगों के साथ अंतर्क्रिया कर सके, सामाजिक मूल्यों को अपना सके, एक नैतिक और आदर्श व्यक्ति बन सके। तो सामाजिकरण समाज के सदस्यों के बीच चलती अंतर्क्रिया की प्रक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्रेरक का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी इन जो भी नीचे उदाहरण दिए गए हैं उनमें से प्रेरक टर्म से हमारा मतलब है कि यानी मोटिवेशन का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेशन करना। तो ये कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से कारक हैं जो मोटिवेशन का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? सामाजिक परिवर्तन की इच्छा, एक वस्तु या अव्यवस्थिति जिसका प्रयोग वांछनीय व्यवहार उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है, वह पदार्थ जिसकी और कोई जीव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खींचा चला जाता है, किसी विशेष व्यवहार के प्रति आंतरिक प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर है बी, एक वस्तु या अवस्थिति जिसका प्रयोग वांछनीय व्यवहार उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो ये है प्रेरक के सर्वोत्तम उदाहरण, यही इन्हीं के द्वारा, यानी किसी भी स्थिति में जो भी वांछनीय प्रयोग किया था उनके द्वारा प्रेरक का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक स्कूल का प्राथमिक कार्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा कार्य जो माध्यमिक स्कूल का प्राथमिक कार्य नहीं है? मानवीय अनुभवों का पुनर्संगठन एवं पुनर्रचना करना, बच्चों को स्वावलंबी बनाना, व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कृति की प्रगति करना। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, बच्चों को स्वावलंबी बनाना। ये माध्यमिक स्कूल का प्राथमिक कार्य नहीं है। निम्न में कौन से रीति रिवाज लोगों के सामाजिक व्यवहारों के नियमन करने में सबसे प्रबल है? पहला, सरल ग्रामीण समाज, दूसरा संकुल शहरी समाज, तीसरा औद्योगिक समाज, चौथा अति आधुनिक समाज। इसका सही उत्तर है पहला, सरल ग्रामीण समाज। सरल ग्रामीण समाज के द्वारा ही जो भी रीति रिवाज हैं उनके सामाजिक व्यवहार के द्वारा ही परिलक्षित होते हैं। महिलाओं का किस तरह का सशक्तिकरण ज़्यादा टिकाऊ होगा? पहला, शिक्षा द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण, कोई व्यवसाय के प्रावधान द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकारी व निजी क्षेत्रों में अध्यक्षीय स्थान पर नियुक्त करके महिलाओं का सशक्तिकरण। मतलब इस प्रश्न से अभिप्राय ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सके, सशक्त हो सके, स्वयं इंडिपेंडेंट बन सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा टिकाऊ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है डी, सरकारी व निजी क्षेत्रों में अध्यक्षीय स्थान, यानी एक अच्छे ऑफिसर के रूप में नियुक्त हो। इससे क्या है, महिला अच्छा अर्न करेंगी, समाज में उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वो अपने अधिकारों के प्रति सशक्त होंगी और दूसरों को भी सशक्त रहने के लिए अभिप्रेरित निरंतर करती रहेंगी। निम्नलिखित में कौन से सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण हैं? पहला, परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा राष्ट्रीय सेना और चौथा राष्ट्रीय आपदा। इसका कूट है पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा और पहला। अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तब मैं वहाँ सही आंसर बताऊंगी। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? मतलब सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता को, या फिर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन को, सरकार में परिवर्तन को, या फिर सामाजिक विकास को? इसका सही उत्तर है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। पूर्ण समाजीकरण के लक्षण बताने के लिए निम्नलिखित का अनुपूर्वी क्रम में विन्यास कीजिए। मतलब पूर्ण समाजीकरण के लक्षण कौन से, ये बताने के लिए इनको आप क्रम पूर्वक रखिए। तो पहला क्या है? मनुष्य समाज के लिए, मनुष्य देश के लिए, मनुष्य नाते रिश्तेदारों के लिए, मनुष्य दोस्तों के लिए, मनुष्य मानवता के लिए, मनुष्य विश्व के लिए, मनुष्य स्वयं अपने लिए, मनुष्य अपने परिवार के लिए। तो इसका कूट है तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा, दूसरा, तीसरा और पहला और चौथा, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी चौथा। मनुष्य स्वयं अपने लिए, मनुष्य अपने परिवार के सदस्यों के लिए, फिर दूसरा यानी मनुष्य नाते रिश्तेदारों के लिए, फिर उसके बाद मनुष्य अपने दोस्तों के लिए, फिर मनुष्य समाज के लिए, मनुष्य देश के लिए, फिर उसके बाद मनुष्य मानवता के लिए, या फिर मनुष्य विश्व के लिए। तो क्या है समाजीकरण में मनुष्य किसको कितनी अहमियत देता है? तो सबसे पहले वो अपने लिए सबसे पहले वो खुद को देगा, उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को देगा, उसके बाद वो नाते रिश्तेदारों को देगा, उसके बाद वो अपने दोस्तों के लिए अहमियत देगा, फिर उसके बाद वो समाज के लिए और देश के लिए करेगा। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे है मानवता के लिए और विश्व के लिए। सामाजिक पद प्रतिष्ठा पर आधारित लोगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है सामाजिक समूह, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक सशक्ति, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक पद प्रतिष्ठा यानी जो भी स्टेप बाय स्टेप लोग आधारित या विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक स्तरीकरण, यानी समाज के लोगों को स्तर या फिर जाति वर्ग के या फिर वर्ग व्यवस्था के अनुसार उन्हें विभाजित कर दिया जाता है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम के अनुरूप व्यवस्थित कीजिए। पहला, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, स्कूल एंड सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड आउटलाइन। चौथा है डायनेमिक सोशियोलॉजी, यानी इन पुस्तकों के कब कब कैसे कैसे प्रकाशित हुई उनको व्यवस्थित कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी सबसे पहले डायनेमिक ऑफ सोशियोलॉजी प्रकाशित हुई, उसके बाद स्कूल एंड सोसाइटी प्रकाशित हुई, उसके बाद एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी प्रकाशित हुई, और सबसे लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड आउटलाइन प्रकाशित हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस सोशियोलॉजी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपनी नोटबुक्स में ज़रूर नोट करिएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे बराबर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉलकॉट पॉर्सन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का संबंध है, यानी टॉलकॉट पॉर्सन के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका संबंध किससे है? क्या आध्यात्मिक उत्थान से, आर्थिक उत्थान से, सांस्कृतिक उत्थान क्रांति से, या समाज की क्रियाशील आवश्यकताओं से? तो जो टॉलकॉट पॉर्सन ने सामाजिक परिवर्तन की जो भी अवधारणाएं दी है तो उनके अनुसार समाज का यानी सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज की क्रियाशील आवश्यकताओं, समाज की क्रियाशील आवश्यकताओं से, यानी समाज में जो भी कार्य हो रहे क्रियाशील रूप से हो रहे हैं उन्हें ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जाति प्रथा उत्पन्न करती है। पहला, संकुचित समाज, परिवर्तनशील समाज, मृत समाज, या फिर मुक्त समाज, यानी जाति प्रथा किनके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है संकुचित समाज, यानी जब लोगों की सोच ही छोटी रहेगी और लोग ब्रॉड लेवल पर सोचेंगे ही नहीं, तो इस कारण जाति प्रथा, छुआछूत जैसे भेदभाव चलते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। लोग इंटरकास्ट मैरिज को भी नहीं मानेंगे। क्या है? संकुचित समाज ही जाति प्रथा को बढ़ावा देता और उत्पन्न कर। अक्सर शिकायत होती है कि हमारे देश से दिमागी बहिर्गमन हो रहा है। निहितार्थ यह है कि पहला, शिक्षित लोग अपना दिमाग अनावश्यक प्रयत्नों से व्यर्थ गंवा रहे हैं। छात्रों के दिमाग अनावश्यक शिक्षा के बोझ से नीचे दब गए हैं। विद्यार्थी के दिमाग पर आज की शिक्षा तनाव पैदा करती है। शिक्षित और सक्षम लोग और अधिक अच्छे अवसर और आर्थिक लाभ पाने के लिए एक दूसरे देशों में नौकरी ढूंढते हैं। तो प्रश्न का मतलब है कि अक्सर ये शिकायत की जाती है कि हमारे भारत देश में दिमागी यानी
जो भी अच्छे दिमाग वाले या फिर जो काबिल लोग हैं उनका बहिर्गमन हो रहा है, यानी उनके क्वालिटीज़ को नहीं पहचाना जा रहा है, उनके हुनर को उतनी महत्वता नहीं दी जा रही। तो इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, शिक्षित और जो सक्षम लोग हैं अधिक से अधिक अवसर और आर्थिक लाभ पाने के लिए दूसरे देश में नौकरी ढूंढते हैं। मतलब कि अपने देश में नौकरी ढूंढने के बजाय वो दूसरे देश में नौकरी ढूंढते हैं और वहाँ ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में दिमागी बहिर्गमन उनका हो रहा है। सामाजिक अंतःक्रिया के क्रियाशील कारकों को कुछ समाजशास्त्रियों ने महत्व दिया। यह कारक संबंधित है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के क्रियाशील जो भी कारक होते हैं उसको कुछ समाजशास्त्रियों ने महत्व दिया है। उसका कारण क्या है? समाज की निकटता और समानता के साथ, समाज के समान और तथ्य और उद्देश्य के साथ, समाज की आवश्यकताओं और भूतकालीन अनुभवों के साथ, समाज की अच्छाइयों, सामान्य कारण और अर्थव्यवस्था के साथ। तो इसका सही उत्तर है सी, समाज की आवश्यकताओं और भूतकालीन अनुभवों के साथ। किसी भी देश का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आधारित होना चाहिए, यानी किसी भी देश का जो राष्ट्रीय निर्माण होता है वो किस पर आधारित होना चाहिए? तो पहला लोगों की समायोजिता और अनुकूलशीलता के आधार पर, दूसरा राष्ट्र की संस्कृति और दर्शन शास्त्र से बच्चों को परिचित कराने पर, उच्च स्तर पर प्रचलित असामाजिक और अवैज्ञानिक प्रथाओं को निकाल देने पर, प्रशासकों में महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण विकसित करने पर। तो इसका सही उत्तर है सी, उच्च स्तर पर प्रचलित सामाजिक और अवैज्ञानिक प्रथाओं को निकाल देने से नए नए टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक चीज़ों को बढ़ावा देकर ही समाज का या राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पहला, जाति प्रथा, शिक्षा, धर्म या निर्धनता। तो इसका सही उत्तर है जाति प्रथा, यानी समाज का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जाति प्रथा सबसे बड़ी रुकावट या सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वर्तमान परिस्थिति में शिक्षित महिला काफ़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं, निम्न में कौन सा इसका कारण नहीं है? आदमी की तुलना में उन्हें कम पैसा दिया जाता है, निम्नतर नौकरी मिलती है, महिलाओं से स्वयं को परंपरागत भूमिका के लिए अयोग्य मानने लगी हैं, परिवार में समान हक पा रही हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, आदमी की तुलना में उन्हें कम पैसा दिया जाता है। यानी वर्तमान स्थिति में महिलाएं, शिक्षित महिलाएं बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि आदमी की तुलना में उन्हें पैसा कम दिया जाता है। उपसंस्कृति की संकल्पना के उपयोग का अर्थ है, पहला, समाज के निम्नतर स्तर की संस्कृति, परंपरागत सामाजिक समूहों की धारणा और रूढ़ियाँ, समाज के विविध समुदायों की संस्कृति, अनुसूचित जनजाति समुदायों की रूढ़ियाँ और विचार। तो इसका सही उत्तर है ए, समाज के निम्न स्तर की संस्कृति। उपसंस्कृति की संकल्पना का अर्थ है निम्नतर स्तर की संस्कृति। निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना द्वारा लोगों को सामाजिक विरासत का वर्णन हो सकता है? पहला, संस्कृति, दूसरा, सामाजिक मानक, तीसरा, प्रसारण और चौथा, मानवीय सम्मेलन। यानी इनमें से किनके द्वारा संकल्पना के द्वारा सामाजिक विरासत का वर्णन होता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है संस्कृति। यानी कि संस्कृति से ही पता चलता है कि आपको संस्कृति को ही हम एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं विरासत के तौर पर। इनमें कौन सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक है? अभिजात, विचारण, यथार्थ दृष्टिकोण, गरीबी। तो इस मतलब सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? गरीबी। सतत सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार है, यानी निरंतर सीखने की जो भी संकल्पना होती है उसका आधार क्या है? अशिक्षित लोगों की अत्यधिक संख्या में को शिक्षित करने की आवश्यकता, लोगों को अधिक सीखने की इच्छा, ज्ञान का गतिक विकास या अपने आप को नवीनतम ज्ञान से अवगत कराने की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर है सी, ज्ञान का गतिक विकास। जैसे जैसे नवीन ज्ञान होते जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के अंदर सीखने की इच्छा जागृत होती जा रही है। स्कूल के सामाजिक शास्त्र में निहित है, यानी स्कूल का जो समाज शास्त्र होता है उसमें क्या निहित है? सामाजिक संबंध जिनके द्वारा व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, देश में सामाजिक विकास, समाज और उसके व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का समाज से संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर है सी, समाज और उसके व्यक्ति से संबंध ही स्कूल का समाजशास्त्र में निहित है। स्कूल के सामाजिक संस्था की संकल्पना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहित है?
पाठ्यचर्या का आयोजन सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में होना चाहिए। पाठ्यचर्या का आयोजन ज्ञान के विकास के संदर्भ में होना चाहिए। पाठ्यचर्या का आयोजन व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संदर्भ में होना चाहिए। पाठ्यचर्या का आयोजन स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी, पाठ्यचर्या का आयोजन व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संदर्भ में होना चाहिए। यानी स्कूल की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालक के व्यक्तिगत आवश्यकताओं से संबंधित हो। शैक्षिक परिवर्तन एक सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। यह मत किसका है? गांधी जी का, जॉन डीवी का, अगस्ट कॉम्टे का, या फिर ऑटवे का? तो इसका सही उत्तर है ऑटवे। यानी ऑटवे ने ही कहा है कि शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित है, यानी एक दूसरे पर आधारित है, लेकिन ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसका कारण क्या है और इसका क्या प्रभाव है, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे आज के एकदम लास्ट क्वेश्चन के बारे में। समाज के स्थिरीकरण का आधार क्या है? यानी समाज का जो स्थिरीकरण होता है, वर्ग व्यवस्था में विभाजित किया जाता है, उसका आधार क्या है? शक्ति, संपत्ति और गौरव, संस्कृति, जाति और वर्ग, शिक्षा, उपार्जन, सशक्तिकरण, अभिप्रेरणा, गतिशीलता और भौतिक आधिपत्य। तो इसका सही उत्तर है शक्ति, संपत्ति और गौरव। यानी जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो जितना ज़्यादा पैसे वाला होता है, वो अपर क्लास में आ जाते हैं, अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं। जो जिनके पास कम है वो मिडिल क्लास में, जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो लोअर क्लास में। तो इस तरह से समाज का स्तरीकरण हो जाता है और समाज भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट हासिल हो सके। और अगर इससे संबंधित PDF भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।